मित्रों, सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दिशा कंपटीशन क्लासेस ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के परिपेक्ष में जो राजनीति विज्ञान विषय है उसमें हम लोग दार्शनिक का अध्ययन कर रहे थे। तो एक पार्ट आप लोगों ने देखा था गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा के विषय में, और जो ये दूसरा पार्ट माना गया है कि गांधी जी ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न ये बताया गया है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह किसे कहा जाता है। तो भारत के परिपेक्ष में अगर हम बात करते हैं तो इसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है और ये 1917 ईस्वी में हुआ था। एक समझौते के अंतर्गत अंग्रेज बगान मालिक किसानों से कृषि जनित क्षेत्र के 3/20वें भाग पर नील की खेती कराते थे। इसे तिनकटिया पद्धति कहा जाता है। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी इसमें शामिल हुए थे और सामान्य रूप से कह सकते हैं कि ये जो आंदोलन था एक सफल आंदोलन माना गया था और इसके तहत महात्मा गांधी के जो सफल चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहा गया है कि गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल किसे कहा जाता है। तो भैया ये अहमदाबाद मजदूर आंदोलन को कहा जाता है और ये 1918 ईस्वी में हुआ था। आपको ध्यान रखना है कि यह जो विवाद था यह प्लेग बोनस को लेकर के था। महात्मा गांधी मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन उन्होंने किया था। भारत में होने वाली महात्मा गांधी की यह प्रथम भूख हड़ताल भी मानी जाती है। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का निर्णय दिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहा गया था भैया कि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन किसे कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन 1920 को इसे प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसी दौरान एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था और कहा गया था कि अंग्रेजी सरकार शैतान है। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड भी स्थापित किया गया था जिसमें 6 माह के अंदर 1 करोड़ रुपए एकत्र हुए थे। और ध्यान रखना है कि असहयोग आंदोलन शुरू होने के पहले ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया कैसरे हिंद पुरस्कार लौटा दिया था। इस आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली को सर्वप्रथम गिरफ्तार किया गया। असहयोग आंदोलन को भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि आपने अर्थात बापू की बात हो रही है, फिनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ की थी। तो ये ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी। कुछ अन्य प्रश्न संबंधित हैं जो फार्म से संबंधित हैं। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने की थी। सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में की थी स्थापना। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में की थी। और अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड में 1929 ईस्वी में की थी। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस प्रकार से कहा गया है कि स्वतंत्रता के समय बापू कहाँ थे। तो भैया ध्यान रखना है, स्वतंत्रता के समय अगर हम बात करें तो जो महात्मा गांधी जी थे पश्चिम बंगाल में नोआखाली दंगा व्याप्त हो गया था, उसी में ये अवस्थित थे और ये वहीं पर उपस्थित थे। कुछ बिंदु हम देखते हैं महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय के विषय में। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आप लोगों को पहले से ही परिचित है कि इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था व इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था और इनका विवाह 1883 ईस्वी को कस्तूरबा गांधी से हुआ था। इनके पुत्र हरिलाल, मणिलाल, रामदास व देवदास थे। वह इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले माने जाते हैं। इनकी जो सबसे प्रमुख शिष्या मानी जाती हैं वो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन थी। ये गांधी जी के द्वारा प्रदत्त नाम दिया गया था। इनका नाम मैडलिन स्लेड था। कानून की पढ़ाई के लिए 1888 ईस्वी में मुंबई से इंग्लैंड चले गए थे। उसके बाद 1891 ईस्वी में ये कानून की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद अब्दुल्ला के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका रवाना होते हैं 1893 में और नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में करते हैं 1894 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका में जुलुआ बोअर पदक 1899 ईस्वी में इनको प्राप्त होता है। वह कैसरे हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 को इनको प्राप्त होती है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग किया था भैया वो 1906 में किया था दक्षिण अफ्रीका में। और कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार 1901 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में बापू शामिल हुए थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि जेल जीवन का जो प्रथम अनुभव था भैया वो 1908 में ही था। आगे देखते हैं कि साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में की थी और कांग्रेस के पहली बार जो अध्यक्ष बने हैं भैया 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन में ये बनते हैं। उसके साथ अगर देखें तो महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग और इनके जो दो आधार स्तंभ थे वो सत्य अहिंसा थे। इस प्रकार से अगर देखें तो ये महात्मा गांधी जी के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इंडियन ओपिनियन, द ग्रीन पैम्फलेट, हरिजन, इस प्रकार की जो महान ग्रंथ हैं यंग इंडिया, ये पत्रिकाएं गांधी जी के द्वारा ही निकाली जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि 1 वर्ष में स्वराज्य का लक्ष्य बापू के द्वारा कब घोषित किया गया था। तो अभी आपको बताया गया था कि असहयोग आंदोलन 1920-22 के द्वारा ये घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक संपन्न हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है भैया, दांडी यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये साबरमती से नौसारी तक संपन्न हुई थी और 12 मार्च 1930 से ये प्रारंभ होती है। जी, प्रारंभ होती है। इस प्रकार से ये संपन्न हुई थी। देखिए आपको इसमें ध्यान रखना है कि सामान्यतः
ये कहा जा सकता है इसमें दांडी यात्रा के विषय में कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था अर्थात कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी इसने पूर्ण स्वराज को प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद में महात्मा गांधी को इसका केंद्र सौंपा गया। इसके अंतर्गत नमक कानून तोड़ा गया, सरकारी सेवाओं, सरकारी शिक्षालयों, विदेशी शराब व अफीम की दुकानों पर धरना दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी 78 समर्थकों के साथ साबरमती आश्रम से नवसारी जिला पहुंचते हैं। 390 किलोमीटर की यह यात्रा थी। इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी की जो दांडी यात्रा इसे नेपोलियन की पेरिस यात्रा से तुलना की है और मुसोलिनी के रोम मार्च से इसकी तुलना की गई है। आगे बढ़ेंगे जी, ध्यान दीजिए। अगला जो प्रश्न ये बताया गया है भैया बापू के विषय में ही कहा जाता है कि सामान्य रूप से हमें कह सकते हैं। प्रश्न भैया इस प्रकार से है कि बापू को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो ये जो उपाधियां हैं आपको ध्यान रखना है, ये उपाधि किसने दी थी है इन्हें, ये उपाधि भैया जो दी है ये इन्हें विंस्टन चर्चिल ने दी है। उपाधियां बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ये अगर देखा जाए तो 4 अगस्त 1944 को बोस जी ने रंगून रेडियो से प्रसारण में एक भावनात्मक अपील में कहा था कि राष्ट्रपिता हम भारत के इस पवित्र मुक्ति युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो बापू की उपाधि CF एंड्रूज और नेहरू जी ने दी थी। प्रेम से कहा था मलंग बाबा कबायलियों के द्वारा दिया गया था। 1 मैन बाउंड्री कहा गया था भैया लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। जो कहा गया था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। भर्ती करने वाला सार्जेंट इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार ने कहा था। अर्धनग्न फकीर बहुत बार पूछा गया, वहीं पर चर्चा हो रही। विंस्टन चर्चिल ने कहा था। सेवाग्राम का संत अगर बात की जाए तो ये आश्रम के अतिथियों ने कहा था। भंगी शिरोमणि दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान कहा गया था क्योंकि ये भैया अपना जो शौचालय थे वो स्वयं साफ करने लगते थे। कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा था। कर्मी दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी ने कहा था। भिखारियों का राजा इन्हें मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था। और 2 महात्मा सरोजिनी नायडू ने गांधी व इरविन को कहा था। कैसर हिंद प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई थी उपाधि। देशद्रोही फकीर इन्हें विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और आधुनिक युग का अजात शत्रु भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इन्हें कहा था। बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं जो हमारा अगला प्रश्न ये बताया गया है कि कहा गया है कि बापू ने गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनते हैं। ये तो आपको बताया गया था कि 1924 में बेलगांव ये कर्नाटक अधिवेशन में बनते हैं। उसके बाद कभी इसके अध्यक्ष नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न बताया गया है कि बापू ने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कहाँ की थी। तो आपको ध्यान रखना है भैया ये दक्षिण अफ्रीका में की थी और 1902 ईस्वी में की थी। आगे बढ़ेंगे। हाँ, देखना है अगला प्रश्न क्या बताया गया है कि बापू ने करो या मरो का नारा कब दिया। तो भैया ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय और 1942 के समय में। देखिए क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था उसकी हम बात करें तो क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा बढ़ती हुई कीमतों में भारतीय नागरिकों में असंतोष था, जिसके परिणाम स्वरूप 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस बैठक में महात्मा गांधी ने कहा कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन शुरू कर दूंगा। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वार्षिक अधिवेशन में वर्धा प्रस्ताव को भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। और आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही ये प्रारंभ होता है जितने भी बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है और ग्वालियर टैंक मैदान में अरुणा आसफ अली क्या करती हैं, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसे फहराती हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे देखना है प्रश्न वहीं रिपीट हो गया जिस पर अभी चर्चा हो चुकी है कि गांधी जी को बापू किसने कहा था। तो ध्यान रखना है CF एंड्रूज ने कहा था। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, गांधी जी का भारत में आगमन कब होता है। तो भैया ये 9 जनवरी 1915 को होता है, आपको ध्यान रखना है। और ये इसीलिए 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है क्योंकि बापू इस तिथि को भारत में लौटे थे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बताया गया है कि बापू के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो भैया ध्यान रखना है गोपाल कृष्ण गोखले बापू के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न ये बताया गया है कि बापू को मलंग बाबा किसने कहा था। तो कबायलियों ने कहा था, इस पर भी चर्चा ही हुई थी। आगे देखते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जो अति महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे देखते हैं भैया जो बात हो रही है गोलमेज सम्मेलन की, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन पहुंचे थे। तो ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 ईस्वी में भाग लेने पहुंचे थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था और इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसी ने नहीं किया था बल्कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहुंचे थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर 1931 में होता है। इसमें गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन पहुंचते हैं और सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय भी व्यक्तिगत वे पर पहुंचते हैं।
और उसके बाद जो तीसरा सम्मेलन होता है वो भैया 1932 को होता है, और इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लेता, क्योंकि जब गांधी जी वहाँ जाते तो देखते हैं कि भारत से सब अलग अलग अपना प्रतिनिधि लेकर के पहुंचे थे, कोई कहीं से आया, कोई किसी रियासत से आया, तो इस बात से इनको बहुत दुख होता है। उसके बाद जब ये आते हैं तो 1932 में क्या होता है कि पूना समझौता होता है। महात्मा गांधी व दलित नेता बी आर अम्बेडकर के माथे मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास के प्रयासों से पूना समझौता होता है, और जिसके अंतर्गत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया जाता है, और इसमें सामान्यतः जो सीटें थी वो 141 बढ़ा करके कर दी जाती है, 148 बढ़ा करके कर दी जाती हैं। और इसी समय जो गांधी जी थे वो जो अनुसूचित जाति के वर्ग थे उनको हरिजन कहते हैं, और जो अनुसूचित जनजाति के वर्ग है उनको भैया कैसे गिरिजन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा आज गांधी जी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। मैं आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा का भाग बने। कुछ हम अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हमारे राष्ट्रपिता से संबंधित हैं। जैसे अगर बात की जाए तो गुजरात का जो पोरबंदर है यहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था और इसे कीर्ति मंदिर भी कहा जाता है। उसके साथ मुंबई का जो मणि भवन है, इसी भवन से अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया और गुजराती साप्ताहिक नवजीवन का प्रकाशन हुआ था। बिहार का चंपारण गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है। गुजरात का डांडी शहर जहाँ पर डांडी मार्च शुरू हुआ था। गुजरात का साबरमती आश्रम जहाँ पर गांधी जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा इस आश्रम में नहीं लौटेंगे। महाराष्ट्र का जो सेवाग्राम है महाराष्ट्र के वर्धा जिले में, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा नीति बनाई जिसे वर्धा योजना भी कहते हैं। पुणे का आगा खा फाइलेस, आपको ध्यान रखना है कि 1942 से 44 तक यहीं पर रहे थे। और कस्तूरबा गांधी व महात्मा गांधी के सचिव महादेव देसाई का निधन यहीं पर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो कोलकाता का बेलघाट है 15 अगस्त 1947 उसी के समय शांति वार्ता में व्यस्त रहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं कि दिल्ली का जो गांधी स्मृति है 1947 से 38 तक जीवन के अंतिम दिन इन्होंने यहीं व्यतीत किए थे बापू ने। आगे देखते हैं अगली जो बिंदु बताई गई है बापू के विषय में। तो कहा जाता है कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के गोली मार दी थी, जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अधिकतर विद्वानों का यह मानना था कि गांधी जी की जब गोली लगी थी तो मरे नहीं थे, बल्कि वो अनादिकाल तक के लिए अमर हो गए थे। अधिकतर विद्वानों ने यह बात भी प्रस्तुत की थी। तो आज आप लोगों ने देखा गांधी जी के संबंध में अति महत्वपूर्ण बिंदु जो आपकी परीक्षा का भाग बने। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे जी, वो ये है कि सामान्य रूप से असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 फरवरी 1922 को, देखिए कहीं कहीं पर ये डेट 4 फरवरी भी हमने देखी साहित्य भवन पब्लिकेशन में 4 फरवरी भी लिखी, इसलिए हमने जो हमारा जो पीछे का वीडियो था उसमें हमने 4 फरवरी बता दिया था, क्योंकि उसमें भी वो भी एक ऑथेंटिक किताब ही है। 5 फरवरी 1922 को इसमें यह माना गया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौराई गोरखपुर में है नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी। क्रुद्ध भीड़ ने पुलिस को थाने में को घेर कर आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और इस जुलूस का नेतृत्व भगवान अहिर नामक व्यक्ति ने किया था। इस जुलूस से आहत होकर के गांधी जी ने क्या किया कि जो असहयोग आंदोलन था इसे समाप्त कर दिया, और जैसे ही ये असहयोग आंदोलन समाप्त करते हैं गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अधिकतर जो राष्ट्रभक्त थे, देशभक्त थे, उन्होंने इनकी आलोचना भी की थी कि जब आंदोलन चरम स्तर पर था तो उसे समाप्त करने की क्या आवश्यकता थी। अगला बिंदु इसमें यह बताया गया है गांधी जी से संबंधित जो आपकी परीक्षा का भाग बन सकता है कि खिलाफत आंदोलन 1920 में गांधी जी ने का क्या योगदान है। आपको ध्यान रखना है कि विशाल ऑटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लाम जगत का खलीफा था, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगी द्वारा तुर्की पर किए जाने वाले अत्याचारों से मुस्लिमों को आघात पहुंचता है। इसके परिणामस्वरूप 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। इस आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में महात्मा गांधी को सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। 20 जून 1920 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया, परंतु 31 अगस्त 1920 का जो दिन था वो खिलाफत दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और 1920 ईस्वी में कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, इसमें लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रकार से देखा आपने, यह भी एक महत्वपूर्ण माना जाता है। एक और भैया गांधी जी का जो आंदोलन है जिस पर चर्चा नहीं हुई है वो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। यह 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, और इसमें यह माना गया था कि इस आंदोलन का सदस्य वही बनेगा जो जब तक देश आज़ाद नहीं करा लेगा तब तक अपने समस्त परिवार समस्त रिश्ते नातों से दूरी बना लेगा। इसमें अगर बात करें तो जब अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर लिया गया था तब महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया था, और उसमें जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, और जो द्वितीय सत्याग्रही माने जाते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही माने जाते हैं। एक और इसमें विवाद पर चर्चा नहीं हुई है वो है गांधी रिविन समझौता। तो इसमें यह माना गया था भैया 5 मार्च 1931 को हुआ था। सरकार उन सभी बंदियों को रिहा करेगी जिन पर मुकदमा नहीं है। उसके साथ साथ राजनीतिक बंदियों पर लगाएगा जुर्माना समाप्त होगा व छीनी संपत्ति वापस होगी। विदेशी शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना तथा समुद्र तट पर नमक बनाने का अधिकार देगी। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी रिविन समझौते को सांत्वना पुरस्कार कहा था। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कराची के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते की पुष्टि हुई थी, और
इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा रहेगा। आगे इसमें एक और बात यह बताई गई थी कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता व सम्मान की पराकाष्ठा को माना था। इस प्रकार से ये जो प्रश्न था अति महत्वपूर्ण प्रश्न माना गया है। इसके साथ साथ एक और बिंदु पर अब हम चर्चा करने वाले हैं, वो बिंदु इस प्रकार से है भैया कि जी इसमें यह बताया गया है कि जो डॉक्टर प्राण जीवन जगजीवन दास मेहता का जन्म 1864 में हुआ था और 27 फरवरी 2014 में उनकी 150वीं जन्मशती के अवसर पर इनका स्पष्टीकरण किया गया है। मेहरोत्रा के अनुसार जो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने गांधी पर 1911 में प्रथम पुस्तक एम.के. गांधी एंड द साउथ अफ्रीकन इंडियन प्रॉब्लम लिखी थी। गांधी और मेहता दोनों को काठियावाड़ से संबंध रखते हैं। अगला भैया बिंदु इसमें बताया गया है, जैसे चर्चा हो ही चुकी है फिर भी बताना चाहेंगे कि जो बापूजी थे स्वतंत्रता के समय 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश विभाजन के समय महात्मा गांधी पश्चिम बंगाल के नोआखली में सांप्रदायिक नेताओं की संधि कराने में व्यस्त थे, क्योंकि वहां पर बहुत व्यापक दंगा व्याप्त हो गया था। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो आगा खां पैलेस में बापू ने क्या किया है, अपना व्यक्तिगत जीवन भी बिताया है। तो आज आप लोगों ने भैया देखा गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हुई है। मैं आशा करता हूं कि ये समस्त बिंदु आपकी परीक्षा का भाग बने। एक और बिंदु हमसे छूट रहा है, वो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विषय में ये कहा जाता है कि 8 मार्च 1919 ईस्वी में इसकी अवधि थी। सरकार रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी को भी संदेह के मात्र पर स्थिति में बंदी बना सकती थी। इस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी का अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व में सर्वप्रथम प्रयास था। इस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 30 मार्च 1919 ईस्वी को भारत में सर्वत्र सत्याग्रह दिवस मनाया था। तो आज आप लोगों ने देखा भैया अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। मैं आशा करता हूं कि ये समस्त प्रश्न जो है आपकी परीक्षा का भाग बनेंगे। इसके साथ साथ ये जो प्रश्न हम आपको बताए जा रहे हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनसे प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। दूसरा बिंदु ये बताया गया है कि जो भैया टीजीटी में बताया गया था कि गांधी जी का दार्शनिक दर्शन, इसके साथ साथ गांधी जी का जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था, ये वही पार्ट आज इस पर चर्चा हुई। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को अवश्य भेजें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।